सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगत और हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जॉइंट पेन, संधिवात या गठिया का भी इसे नाम दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्थराइटिस में कितने टाइप्स होते हैं, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके लिए क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उसके क्या ट्रीटमेंट्स हैं और उसके लिए क्या डाइट यानी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसके लिए क्या एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। तो आइए देखते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में सबसे कॉमन टाइप होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि कैल्शियम की कमी और जीजन की वजह से होने वाली जो टाइप ऑफ आर्थराइटिस होती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और जॉइंट इन्फ्लेमेशन की वजह से इस तरह का जॉइंट पेन होता है या आर्थराइटिस होता है। तीसरा टाइप होता है गाउट यानी कि गाउटी आर्थराइटिस, जो यूरिक एसिड के मात्रा बढ़ने की वजह से होती है और जॉइंट में ये पेन्स होते हैं और मेन ग्रेड टो में इसका स्वेलिंग और पेन होता है। चौथे टाइप का आर्थराइटिस होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस यानी सोरियासिस जो स्किन डिसीज़ है उसमें पाई जाने वाली जॉइंट पेन को सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अलावा थोड़े जॉइंट पेन्स होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा कॉमन नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और आर्थराइटिस जैसे कि मैंने पहले कहा कि जॉइंट पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वियर एंड टेयर वाला डिसीज़ है यानी कि जो जीजन की वजह से, जो स्ट्रेस की वजह से, जीजन की वजह से या डीजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ जो बोलते हैं हम लोग। डीजेनरेटिव यानी कि जिनमें सेल्स और जो टिश्यूज़ होते हैं वो डीजेनरेट होते जाते हैं जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर हमारे वियर एंड टेयर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज होता है टिश्यूज़ में और उस वजह से जो जॉइंट पेन होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्ल्ड के 4% पॉपुलेशन में पाया जाता है यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो इंसिडेंस है वो भी ज़्यादा बढ़ती जाती है। अबाउ 60 ईयर्स ऑफ एज वो 18 to 20% लोगों में ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेल्स के मुकाबले फीमेल्स को ज़्यादा होता है यानी लेडीज़ को ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और यंगर इंडिविजुअल्स के मुकाबले ओल्डर इंडिविजुअल्स को ज़्यादा होता है यानी कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, 50 प्लस जो उसका एज है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होती जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे फिंगर्स, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल, नेक और बैक में हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण अगर देखे जाए तो जॉइंट पे अगर स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपकी बढ़ती उम्र के साथ उस पे ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या फिर पेशेंट की ऑक्यूपेशन ऐसी है जिसके वजह से वो पर्टिकुलर जॉइंट्स पे स्ट्रेस हो रहा है या फिर हेरिडिटरी रीजंस हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक और डिसऑर्डर होता है जिसमें कैल्शियम और मिनरल्स की मात्रा बोन्स में कम होती है और उसकी डेंसिटी कम होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो उसके वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा मोटापा यानी ओबेसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, स्पेशली नी जॉइंट और एंकल जॉइंट में जॉइंट पेन्स की एक मेजर रीज़न होता है ओबेसिटी यानी कि आपका जो मोटापा है। तो उस वजह से आपके जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस हो रही है, आप चल रहे हो या उठ रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो तो उस वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो सकती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेजर सिम्टम होता है पेन, पहला जो और मेजर सिम्टम होता है पेन। इसके अलावा स्टिफनेस यानी कि जकड़न जो होती है जब सुबह उठते हैं या फिर थोड़ी देर बैठ के जब आप उठते हैं तो उस टाइम पे जो जकड़न का महसूस होना, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। इसके अलावा स्वेलिंग कभी कभी आ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है यानी कि यहाँ पे रेडनेस और हीट, जो गर्म होना या लाल होना, तो इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं वो बहुत कम पाई जाती हैं यानी प्राइमरी सिम्टम इसका इन्फ्लेमेशन नहीं है।
इसके अलावा जॉइंट में क्रेपिटस यानी कि जो साउंड आते हैं मूवमेंट करने के टाइम पे, या फिर मोबिलिटी इसकी कम हो सकती है, या जॉइंट का जो मुड़ने का जो एंगल है वो कम हो सकता है क्योंकि जॉइंट के अंदर स्वेलिंग होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे और एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें जॉइंट में जो डैमेज हुआ है उसको पता लगा सकते हैं। इसके अलावा सीरम कैल्शियम लेवल्स, अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स कम हैं तो ब्लड टेस्ट में सीरम कैल्शियम लेवल्स और उसके साथ ही साथ दूसरे जॉइंट प्रॉब्लम्स को रूल आउट करने के लिए, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक और टाइप होता है आर्थराइटिस में, तो उसको रूल आउट करने के लिए आरए टेस्ट होता है। तो आरए टेस्ट, इसके साथ में यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ गई है तो गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, या फिर दो तरह के आर्थराइटिस साथ में हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को रूल आउट करने के लिए ईएसआर होता है, सीआरपी टेस्ट होता है, या आरए टेस्ट होता है, यूरिक एसिड होता है। इन सारे टेस्ट को करना ज़रूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और पेन रिलीफ के मेजर्स लिए जाते हैं। इसके साथ में जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको डिटेक्ट करके उसको रेस्ट की ज़रूरत है, या फिर किसी जॉइंट पे अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको रेस्ट देने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ में फिजियोथेरेपी यानी कि जॉइंट मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस, पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस उस जॉइंट पे करने की ज़रूरत है। इसके साथ में जैसे मैंने कहा सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, और सीवियर केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स में सर्जिकल मेजर्स में जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। आर्टिफिशियल जॉइंट जो होता है वो 10 से 15 साल का उसका पीरियड होता है जहाँ तक वो नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स बहुत ही असरदार होते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, यानी कि आपकी बॉडी को देखकर पूरे उसके इंडिविजुअल आपके फीचर्स को देखकर एक मेडिसिन सजेस्ट किया जाता है। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक क्रोनिक डिसीज़ है, तो आपके पर्टिकुलर जो सिम्टम्स हैं और जो आपके फीलिंग्स हैं उसके हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा स्पेसिफिक काफ़ी सारे रेमेडीज़ हैं, जैसे कि ब्रायोनिया है, रस्टॉक्स है, आर्निका है, तो ये सारे रेमेडीज़ भी काफ़ी असरदार होते हैं। इसके अलावा अगर पेटेंट्स अगर हम देखें तो बहुत सारे पेटेंट्स मार्केट में होम्योपैथिक अवेलेबल हैं, जिसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जैसे होम्योकैल, एसबीएल कंपनी का होम्योकैल टैबलेट्स आते हैं जो सुबह शाम आपको लेने हैं, जिससे आपके फूड में जो कैल्शियम है तो उसमें एब्जॉर्प्शन अच्छा रहेगा। और इसमें 5 फॉस के रेमेडीज़ के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आपको अगर कोई डेफिशिएंसी है, अगर आपके बोन्स में या जॉइंट्स में कोई डेफिशिएंसी है तो वो उसमें भर लेता है। इसके अलावा जॉइंट पेन के ड्रॉप्स आते हैं जो पानी में डाल के आपको पीने हैं, सुबह और शाम को 15-15 बूंद आपको खाने से पहले आपको लेने होते हैं। इसके अलावा ऑर्थोमू करके ऑयल आता है, एप्लीकेशन जो जॉइंट के ऊपर एप्लीकेशन करने से आपको जॉइंट में सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और टेम्पररी पेन रिलीफ भी होता है इससे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैल्शियम रिच फूड होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स आपको मिलने चाहिए। आपका फूड जो है वो कंप्लीट फूड होना चाहिए। अगर आपकी वेट ज़्यादा है तो वेट लॉस करने की ज़रूरत है, तो फूड में आपको वेट लॉस वाली जो डाइट होती है, जो लो फैट और लो कार्बोहाइड्रेट वाला, लो शुगर्स वाले जो डाइट होती है, उसमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपकी लोअर बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यानी कि नी का आपको अगर प्रॉब्लम है, तो आप वॉक और जॉग नहीं कर सकते हो, तो आपको वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिस जॉइंट पे स्ट्रेस हो रहा है, जो जॉइंट आपका इफेक्टेड है, तो उस जॉइंट को रेस्ट की ज़रूरत है, जिससे स्ट्रेस कम हो और वो हीलिंग प्रोसेस ज़्यादा अच्छा हो। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज यानी कि पर्टिकुलर जॉइंट्स पे स्टिफनेस अगर है तो स्टिफनेस को कम करने के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस होते हैं, फिजियोथेरेपी होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स जो होते हैं
वो गलती से कंफ्यूज होकर हमारे ही बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहे हैं। यानी कि इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स के जो पार्ट्स हैं और टिश्यूज़ हैं उन पे अटैक करके उनको डैमेज कर रहे हैं, और इसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन, रेडनेस और स्वेलिंग है और स्टिफनेस है। इस प्रॉब्लम को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादातर छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, यानी कि फिंगर्स, पैर के, हाथों के फिंगर्स। ये बड़े जॉइंट्स में भी यानी कि आपके हिप पे, नी पे, एंकल में, सारे जॉइंट्स में इफेक्ट कर सकते हैं। एल्बोज में इफेक्ट कर सकता है, शोल्डर्स में इफेक्ट हो सकता है, और ये मल्टीपल जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, और आपको एक या मल्टीपल जॉइंट्स में और शिफ्टिंग हो सकता है। एक दिन यहाँ पे दर्द हो करेगा, दूसरे दिन दूसरी जगह पे दर्द करेगा, डायगोनल शिफ्टिंग होता है। तो अलग अलग टाइप के इसके प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मेन सिम्टम पेन होते हैं, जॉइंट स्वेलिंग, स्टिफनेस और डिफॉर्मिटी होता है, यानी कि जॉइंट आपके मुड़ जाते हैं और आपको नॉर्मल जो आपके प्रोसेस हैं या काम हैं उसमें करने में दिक्कत आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुकाबले यंगर इंडिविजुअल्स को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि ज़्यादा कम उम्र के लोगों में ये इफ़ेक्ट हो सकता है। 20 एंड अबव के जो एज ग्रुप है उनमें ये देखा गया है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है इसकी इंसिडेंस भी बढ़ती जा सकती है और इसके सिम्टम्स भी ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ब्लड टेस्ट के थ्रू, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, RA फैक्टर, और उसके टाइटर यानी कि इसकी मात्रा कितनी है ब्लड में, इससे पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ ESR, CRP टेस्ट और एंटी CCP टेस्ट और ANA टेस्ट यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में कॉमन होते हैं। तो इन सारे टेस्ट को करके ये पता लगाया जा सकता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस की जा सकती है, और इसकी मात्रा कितनी है वो भी इससे पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक्सरे और MRI से भी इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है या डिफॉर्मिटी इसमें कितनी हुई है, स्वैन नेक डिफॉर्मिटी होती है, बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी होती है, तो ये सारे डिफॉर्मिटीज़ भी इससे पता लगाए जा सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा स्कोप है, और मेनली होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, यानी कि आपकी इंडिविजुअलिटी को देख के आपको स्पेसिफिक मेडिसिन सजेस्ट किया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक्स को देखा जाए तो रस्टॉक्स, रोडोडेंड्रॉन, रूटा, पल्सेटिला, ये सारे लीडिंग रेमेडीज़ हैं रूमेटिक आर्थराइटिस को ट्रीट करने में। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारे पेटेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि रूमेट टैबलेट्स, रूमेटिज्म ड्रॉप्स। तो इन मेडिसिन की मदद से भी काफ़ी हद तक रूमेटिज्म और रूमेटिक आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। रूमेटिक आर्थराइटिस में रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज कम होती जाती है पेन और स्टिफनेस बढ़ते जाता है, और आपके जॉइंट में बहुत सारे डिफॉर्मिटीज़ आ सकते हैं। तो इस डिफॉर्मिटीज़ को अवॉइड करने के लिए उसमें ऑयल मसाज करना है या फिर मसाज करना है, फिजियोथेरेपी करना है, और इसको बहुत सारे एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत होता है रूमेटिज्म में, तो इसमें अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने से और मूवमेंट, जॉइंट मूवमेंट करने से या फिर हॉट एप्लीकेशन करने से, कोल्ड अवॉइड करना है रूमेटिज्म में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रूमेटिक आर्थराइटिस पेशेंट्स उनको क्लाउडी वेदर, रेनी वेदर और ठंडे क्लाइमेट में ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वार्म एप्लीकेशन से, हॉट एप्लीकेशन से और मूवमेंट से इससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ नॉनवेज फूड, हाई प्रोटीन डाइट वाला वेज फूड और कुछ लोगों में डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने से रूमेटिज्म में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। गाउटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड के लेवल के बढ़ने से ब्लड में यूरिक एसिड की लेवल मात्रा बढ़ जाती है, और ये यूरिक एसिड के सॉल्ट जैसे क्रिस्टल यानी कि नमक जैसे क्रिस्टल जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं। मेजरली ये ग्रेट टो यानी कि जो अपनी बड़े अंगूठे, पैर के बड़े अंगूठे की
जो बेस होती है उसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं और इसके गांठी बन जाते हैं, मतलब इसके छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं और ये काफ़ी पेनफुल होते हैं। तो यूरिक एसिड के बारे में और गाउट के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इसी तरह सोरियाटिक आर्थराइटिस यानी कि सोरियासिस में होने वाली आर्थराइटिस के बारे में हमने ऑलरेडी सोरियासिस के जो स्किन की वीडियो है तो उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है। सोरियाटिक आर्थराइटिस 30% सोरियासिस के पेशेंट्स में सोरियाटिक आर्थराइटिस होती है। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में जानने के लिए आप सोरियासिस की वीडियो ज़रूर देखिए। तो उम्मीद है कि आर्थराइटिस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट में आप लिखिए और हम ज़रूर इसको आंसर करेंगे। अगर आपको डिसीज़ के बारे में, हेल्थ टिप्स के बारे में या फिर हेल्थ अवेयरनेस के बारे में वीडियोस पसंद हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।